अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। आज 13 रुकनी सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों की समाअत की और ये अपीलें इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के और पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ थी जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को असम्बलीज़ में मखसूस नशिस्तें देने से इनकार किया गया था। मगर जो बिल्ली थैले से बाहर आई है वो इस फुल कोर्ट के पस मंज़र है। आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जिस किस्म के रिमार्क्स दिए, उनकी जिस किस्म की बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरीके से उन्होंने अपने साथी जजों के रिमार्क्स के दौरान मुदाखलत की और साथी जजों के पूछे गए सवालात का जवाब देने से इलेक्शन कमीशन के वकील को रोका, उस पर बदमज़गी भी पैदा हुई जजेस के दरमियान में भी। और एक मौके पे तो सूरत हाल यहाँ आ गई कि जब जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुतनासिब नुमाइंदगी या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से सवाल किया तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि आप आगे चलें और आगे बात करें, यानी उनको जवाब देने से रोकने की कोशिश की। तो जिस पे चीफ जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि फिर अगर ये नहीं बता सकते तो फिर आप चीफ जस्टिस हैं, आप ही बता दें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आइन के तहत इससे क्या मुराद है। यहाँ तक सूरत हाल पैदा हुई। फिर एक और मौके पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने जब ये सिर्फ इतना कहा, महज इतना बोला कि 13 जनवरी के फ़ैसले के बाद एक बड़ा ही एक अनयूजुअल और गैर मामूली फ़ैसला था कि जिसके बाद एक बड़ी सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम किया गया, तो फिर उस सियासी जमात के जो इत्तेहादी थे उनकी तरफ से जब इलेक्शन सिंबल उनको भी नहीं मिला तो फिर जो इत्तेहादी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी उसको घोड़े का निशान मिलना चाहिए था। तो इस ऑब्जर्वेशन के बाद अचानक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बड़े गुस्से में बड़े बरहम हुए कि बार बार 13 जनवरी के फ़ैसले का हवाला दिया जाता है। ये 13 जनवरी का बल्ले के निशान से मुतल्लिक़ फ़ैसला नहीं, ये सियासी जमातों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फ़ैसला है। और उसके बाद एक तवील दलील दी जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने, एडवोकेट काजी फायज़ ईसा बन के उस फैसले के हक़ में जो उन्होंने 13 जनवरी को बल्ले का निशान PTI को ना देने का फ़ैसला किया था। और इतने लंबे रिमार्क्स के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह जो उनके साथ बैठे थे एक मौके पे वो भी सर पकड़ के बैठ गए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी कोशिश की इलेक्शन कमीशन के वकील से कि वो मुदाखलत करें और काजी फायज़ ईसा को रोकें अपने 13 जनवरी के फ़ैसले के हक़ में दलाइल देने से, क्योंकि ये मामला अभी पेंडिंग है और बल्ले के निशान के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक नज़रसानी की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। मगर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को कोई रोक नहीं पा रहा था और वो तसलसल के साथ बोली जा रहे थे अपने 13 जनवरी के फ़ैसले के हक़ में और कहा कि हमने कहा था कि पार्टी के अंदर इलेक्शन ना कराएं। ये एक बड़ा ही गैर मामूली सा एक मुदाखलत है किसी भी जज की तरफ से एक पेंडिंग मैटर में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और चीफ जस्टिस जिन्होंने अभी नज़रसानी की वो दरख्वास्तें सुननी है बल्ले के फ़ैसले के हुआ, वो अभी से अपने उस फैसले का भरपूर अंदाज में आज दिफा करते पाए गए। यहाँ तक कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी ये कहने पे मजबूर हो गए कि आप वकील इलेक्शन कमीशन के वकील से कि आप क्यों इस मामले पे जवाब दे रहे हैं और आप नहीं चाहते कि मामला अलग से नज़रसानी के मरहले पे डिसाइड हो, और क्या ये मामला इसी फुल कोर्ट में डिसाइड करना है आपने बल्ले के निशान वाला। तो हकीकत ये है कि बल्ले के निशान वाला जो फ़ैसला है वो बुनियाद है इस मखसूस नशिस्तों के केस की। तो उसकी तरफ महज हवाला दिए जाने पे चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जिस तरह गुस्से में आ गए, उससे लग रहा था कि ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नहीं बल्कि एडवोकेट काजी फायज़ ईसा का है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और यहाँ तक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कह दिया कि मुझे ये कबूल नहीं है, मैं ये कबूल नहीं करूँगा, आई टेक एक्सेप्शन टू दिस। भाई अब क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन कर लेंगे? आप एक जज हैं 13 जजों में, आप क्या एक्सेप्शन लेंगे? आप क्या हो जाएगा अगर आप कबूल नहीं करेंगे? आप जजों को रोक नहीं सकते सवाल करने से, ऑब्जर्वेशन देने से। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा काफ़ी जज्बाती नज़र आए अपने बल्ले के निशान के फ़ैसले के हवाले से। शायद वो जो एक मुहावरा है वो आम तौर पे जो कहा जाता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अब उसका मसला यही है कि आपके दिल में अगर कोई गिल्ट है, कोई दिल में कोई खौफ है, तो फिर आप ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं अपने उन फैसलों के हवाले से जो बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज आपने दिए हैं। वो फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो जनाब मोहतरम मौसूफ मसम्मी काजी फायज़ ईसा के नहीं हैं।
वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा का लिखा हुआ फ़ैसला ज़रूर है, मगर वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है जिसमें 2 और जज भी हैं। तो इसमें फुल कोर्ट में बैठ के उस अपने पुराने फ़ैसले का दिफा करने का मतलब और क्या हो सकता है मासवा इसके कि कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में कोई खलश है, कोई खौफ है, कोई खदशा है, कोई गिल्ट है। तो इस तरह का बड़ा ही गैर रवायती किस्म का रद्द-ए-अमल आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने दिया। और बार बार जो सवाल उठ रहे थे मखसूस नशस्तों के हवाले से वो यही लग रहे थे कि ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि पीटीआई के वकला ने गलतियां की, पीटीआई के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी में गलतियां की, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन करके गलतियां की, मगर उसका एक ही जवाब दिया जस्टिस अतम अल्लाह ने और इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि एडवोकेट सिकंदर बशीर साहब आप बताएँ कि क्या 8 जनवरी के इलेक्शन से पहले सियासतदानों को मजबूर नहीं किया जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? क्या वो अगवा नहीं किए जा रहे थे और जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो रिहा हो जाते थे, जो नहीं करते थे उनको जेलों में डाला जाता था? तो इन हालात में आप क्या तवक्को कर रहे थे कि सियासी जमातें और उनके जो उम्मीदवार हैं वो किस तरह कानूनी तकाज़ों को पूरा करते? तो ये तमाम बातें करने के बाद जस्टिस अतम अल्लाह ने आज एक और हुक्म भी दिया और इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा है कि 8 जनवरी के इलेक्शन से पहले जितनी भी आपको इलेक्शंस के हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो शिकायत मौसूल हुई हैं कि पीटीआई को नहीं मिल रही थी, उन तमाम शिकायत का रिकॉर्ड भी लाया जाए और उन शिकायत पे इलेक्शन कमीशन ने क्या अमल किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और ये उसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो मुल्क में साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराए। जैसे अतम अल्लाह की इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मुदाखलत की और कहा कि ये मामला हमारे सामने नहीं है, ये मामला ये जो है एक अपील का मामला है और इस अपील के अंदर सिर्फ हम वही बातें सुन सकते हैं जो नीचे अदालत के फ़ैसले में जो शवाहिद सामने आए हैं, मगर यहाँ पे मामला आइन की तशरीह का भी है। ये मामला तो फिर 13 जनवरी के फ़ैसले का भी नहीं था और बाद में ख़ुद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ये बोलते सुनाई दिए कि जनाब ये मामला हमें 13 जनवरी का यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहिए। डिस्कस कोई भी नहीं कर रहा था, मगर 13 जनवरी के बल्ले के निशान के फ़ैसले का भरपूर दिफा ज़रूर किया गया चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की तरफ से, बिल्कुल एक वकील की तरह सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का दिफा किया गया। और इस सारे अमल में एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि जजेज़ को, बहुत से जजों को इस बात का अंदाज़ा है कि 13 जनवरी के बल्ले के फ़ैसले की वजह से तसलसल के साथ पीटीआई से भी गलतियां हुई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी गलतियां हुई और एक ऐसी गैर मामूली सूरत-ए-हाल पैदा हुई कि जो शायद पाकिस्तान के इंतखाबी और इलेक्शन कमीशन की तारीख़ में इस सूरत-ए-हाल का सामना इस अदारे को कभी नहीं करना पड़ा और इसीलिए गैर मामूली किस्म के फ़ैसले भी हुए। आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस के जो ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स थे उनके हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक ने। हसनात मलिक सर, आपने सुना अभी आज कोर्ट रूम में जो कुछ हुआ, तो ये बड़ी ही गैर मामूली सूरत हाल है। जिस तरीके से चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इसको बड़ा पर्सनल ले लिया और ज़ाती अना का मसला बना दिया एक सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले को। हालांकि इसमें तो कोई शक नहीं कि 13 जनवरी के बल्ले के फ़ैसले की वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है कि जिसकी वजह से मखसूस नशस्तें अब नहीं दी जा रही। तो काजी फैज़ ईसा की तरफ से जो ऑब्जर्वेशनें आई हैं, ये नहीं आपको लगता कि उनको इस तरह दिफा नहीं करना चाहिए था? और किसी ने भी काजी फैज़ ईसा में तनकीद तो की नहीं थी, वो एक फ़ैसले का हवाला दे रहे थे और जो इसका तसलसल है और जिस मामले से जुड़ा हुआ है, आप कैसे देखते हैं चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के इस कंडक्ट को और इस रद्द-ए-अमल को? देखें, आज जिस तरह की हेयरिंग में हमने देखा कि पर्सनल अटैक हुआ, जस्टिस अतम अल्लाह पे ही हुआ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की तरफ से, और उसका उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि हमने तो मार्शल में प्रैक्टिस भी नहीं की, यहाँ मखदूम अली ख़ान साहब आप एक डिक्टेटर के अटॉर्नी जनरल बन गए और कोई मिनिस्टर बन गया। अब मिनिस्टर ज़ाहिर बात है अतम अल्लाह साहब बने थे केपी गवर्नमेंट में, उसका उन्होंने जवाब दिया। तो काजी साहब चीफ जस्टिस ये भी कह रहे थे कि जब जमहूरियत आ जाती है मुल्क में तो सारे छुरियाँ करके, अब इस वक्त सारा कोई सिस्टम ठीक है। काजी साहब जमहूरियत है, ये जमहूरियत है, यानी ये चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, एक दफ़ा जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उन्होंने कहा कि ये इस मुल्क में ये तबाही है। उस वक्त वो हाथ खड़ा करवाते थे कि मीडिया कितना आज़ाद है, कोई हाथ खड़े करे जी, कितना है कि जी नहीं है। तो उस वक्त वहाँ रेफरेंडम कराते थे। अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा इदारों के साथ भी खड़े हैं, टेक्स्ट को देख रहे हैं। जब अपने आप को बचाना होता है, जब इनके खिलाफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया तो मुझे बताएं कि आर्टिकल 211 में बड़ा क्लियर था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकती। आइन का टेक्स्ट तो बड़ा क्लियर था, आपने क्यों किया सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया?
टैक्स को फॉलो करते ना। आप कह रहे हैं आर्टिकल 5 का वाला जजेस को, और जैसे मंसूर अली शाह जिसने सबसे ज़्यादा आपको रेस्क्यू किया उसको आप टांट कर रहे हैं। और उस वक्त आपने जस्टिस वो रमदे की जो जजमेंट मेड लॉ एक है उसकी बुनियाद पे आपने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और ब्रदर जजेस ने आपको रेस्क्यू किया और आप इस कुर्सी पे बैठे हैं जजमेंट की वजह से। आप कॉन्स्टिट्यूशन से 211 में आपको अगले जिस तरह जा रहे थे खोसा वगैरह, आसिफ सईद खोसा, वो आप फारिग हो चुके होते। तो ये बात आज कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो वर्ड्स हैं बड़े क्लियर हैं, तो वे करते ना उस वक्त तो 211। और आप जितने पार्लिमान के हैं, एक चलें वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 21वीं, आपको याद है, जिसमें फौजी अदालतों में सिविलियन दहशत गर्दों को जी जो है वो उसको अपील कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं होगी, उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इन्होंने और जवाद खाजा ने उड़ाया। और किस ग्राउंड पे उन्होंने कहा जी कि हम किसी प्रिंसिपल के ताबे नहीं हैं हम उड़ाने के। यानी आप पार्लियामान से बड़ा काम कर चुके हैं। पाकिस्तान में कितने जजेस हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उड़ाई हैं, तो बात वो करनी चाहिए जो आपने की हो। तो खैर, अब आज जो मामला आप बात कर रहे हैं वो ये था कि जब जस्टिस अतर मिनल्ला पे अटैक हुआ कि जी, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया और उन्होंने बड़ा वादे कहा जी कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई एडहेरेंस नहीं हो रही आज भी, और वी शुड नॉट बी कम्प्लिसिट। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कम्प्लिसिट हो चुके हैं। नहीं, आगे जाके उन्होंने एक और मौके पे कहा कि हम जो है खामोश हैं, हमने अपने सर रेत में धंसा लिया। ये कम्प्लिसिट का उर्दू मतलब क्या? एयानतकार, मुलव्विस। देखे ना, ये बहुत बड़ा चार्ज है। और ये अगर एक जज जो है, दूसरे जज, आप उनको मादी की मिसालें, उन्होंने कहा मादी छोड़ें, अभी की बात करें। जब आप अपने ही, मुझे समझ नहीं आ रही, जस्टिस काजी फैसल हर एक के साथ खड़े हैं। हुकूमत कहते हैं मैं साथ खड़ा हूँ, पार्लियामेंट जो फॉर्म 47 वाली उस पर भी खड़े हैं, इलेक्शन कमीशन के नहीं खड़े तो अपने ब्रदर जजेस के साथ खड़े, जो माजी में इनके साथ खड़े रहे उनके साथ नहीं खड़े, बाकी ये सब के साथ खड़े हैं। तो डिफेक्टो के साथ भी खड़े हैं, डिजोरो के साथ भी खड़े हैं, लेकिन नहीं खड़े तो अपने ब्रदर जजेस। अब जो आज बात हुई, किसी ने, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जनवरी 13 का कहीं अटैक नहीं किया, इसको पर्सनल क्यों ले रहे हैं, अपना छेड़ क्यों बना रहे हैं? ये पीटीआई वाले कल दीवारों पे लिख देंगे जनवरी 13, ये अपनी शर्टों पे लिख देंगे जनवरी 13, किस किस का मुंह बंद करेंगे? और खामखा आप कर रहे हैं। आपके पास सुनहरी मौका था, आपने पहले दिन खुद कहा कि मेरे फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन हुई। आज आप क्लियर कर देते कि जी वो यही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन गलत की है जनवरी 13 के फैसले पर। तो कहते हैं क्यों आप नाम ले रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं सिकंदर बशीर मोहम्मद, जिस तरह वो बिहेव कर रहे थे और जिस तरह वो उन्होंने जैसे आयशा मलिक को जवाब दिया, बजाय इसके कि बीइंग हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन आप अपने ब्रदर जजेस को कहें उनके साथ खड़े हों। कभी इस तरह नहीं हुआ कि जी आप जो है वो जज जो हैं वो अपने ब्रदर जजेस को छोड़ के दूसरों के साथ खड़े हो। देखिए ना, जस्टिस फैसल ने एक मौके पे इलेक्शन कमीशन के वकील को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से जस्टिस आयशा मलिक के सवाल का जवाब देने से भी रोक दिया और उन्होंने कहा कि टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है। मतलब तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अगर इतना क्लियर है तो यू आर द चीफ जस्टिस, आप इसका जवाब देते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आइन के मुताबिक क्या है। तो मतलब डायरेक्ट एड्रेस किया जस्टिस आयशा ने चीफ जस्टिस को। एक और मौके पे उन्होंने ये भी कहा कि मैं एहतरामन मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मतलब बार बार वो मुदाखलत कर रहे थे काजी फैसल, उनको शायद जल्दी है। कोई बात करते हैं पता नहीं क्यों उस पे वो काजी फैसल उनको रोकते हैं, ये क्यों, वजह क्या है? जैसे आतिफ मिनल्ला को भी है, जैसे मुनीब अख्तर। अच्छा, मसला ये है कि ठीक है ना, अब जी वो ये बात उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुल्क में ये हो रहा है। आप कहते हैं, वो कहते हैं जी कि जजेस को इंटिमिडेशन धमकियां मिलती हैं, आप कहते हैं नहीं है, सब अच्छा है। हर मामले में आप अपने ब्रदर जज की बात नहीं मानते और बाहर की बातें आप सुनते हैं, 2-3 वीला की सुन लेते होंगे। तो मसला ये है कि जहाँ सब अच्छा नजर आता है कि जी माजी में सारा गलत था, अब ठीक है। देखें, बात यह है कि जस्टिस काजी फैसल का बिहेवियर अफसोसनाक है। वो जिस माइंड के साथ बैठे हैं, अब ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये आइन और कानून की जंग नहीं है, ये जंग है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, और ये सारा उसकी वजह से ही मसला हो रहा है। देखिए ना, मसला ये है कि आप जितने पहले 3 दिन तो आप बड़े, आपने अपना माइंड नहीं डिस्क्लोज कर रहे थे। क्या वजूहात हुई जिस वजह से आज 2 दिन से आप अपने इतने अग्रेसिव हैं कि ब्रदर जजेस को भी दबा रहे हैं? चलें, ये तो जैसे काजी फैसल क्या एक ज़ाती और अना कह लें या कोई दिल में छुपा कोई चोर या खदशा कह लें, मुहावरतन मैं बात कर रहा हूँ, ये हो सकता है। अब ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं, कुछ सवालों के जवाब देने से वो गुरेज कर रहे हैं। जैसे आयशा मलिक ने भी पूछा, दीगर जजेस ने भी पूछा कि आपने एक उम्मीदवार को इंडिपेंडेंट किस कानून के तहत जो है डिक्लेयर कर दिया, जबकि उन्होंने कॉलम में लिखा होता है कि इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया है, वो उनकी एफिलिएशन क्या है और एफिलिएशन सर्टिफिकेट क्या है। और उस वाले से इलेक्शन कमीशन ने कोई फ़ैसले भी नहीं किए कि उनका स्टेटस क्या है।
तो इस सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे पा रहा, बार बार पूछने, और जिस सवाल का जवाब नहीं होता था वो उसका कहते हैं मैं नोट कर लेता हूँ, और काजी फैसा कहते हैं चलें आगे चलें। देखिए बात ये है ना, सबको नजर आ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। आपने जिस तरह एजाज अतर मिनल्ला को क्वेश्चन किया, इलेक्शन कमीशन को रेस्क्यू, सबसे पहले बात यह है कि प्राइमरी पार्टी थी, इलेक्शन कमीशन के वकील को सुबह क्यों नहीं आने दिया गया रोस्टम पे, मखदूम अली खान साहब को क्यों अलाउ किया गया। यहाँ से ही देखें, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होती, यहाँ बेंच इंजीनियरिंग भी होती है। ये देखें, एक एक चीज़ नोट हो रही होती। वहाँ वकील दूसरे जज कह रहे थे कि जी वो वकील जो इलेक्शन कमीशन के बेहतर होता वो आते, तो क्यों नहीं, क्योंकि मखदूम अली खान एक्सपीरियंस आदमी है, जब विकेट कहते हैं ना वो बड़ी मुश्किल में हो तो ऐसा बैट्समैन भेजें जो एक्सपीरियंस बैट्समैन हो, जो अच्छे तरीके से पास, और उन्होंने बड़ा अच्छा, मखदूम साहब ने 1.5-2 घंटे गुजारे और जवाब भी जजेस को दिया, गो कि उनको खुद भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप तो डिक्टेटर के अटॉर्नी जनरल हैं। तो ये गुस्सा तो बड़ा आया होगा, वेरी बात नहीं, लेकिन अब बात हकीकत थी कि बात ये है कि ये चीज़ें देखें, वो फिर वही बात हुई ना, जैसे अतर मिनल्ला ने कहा कि एनएफ इज एनएफ, माजी में गलतियां हुई हैं, हमने की होंगी, लेकिन अब जो हो रहा है क्या ठीक हो रहा है। अच्छा, वैसे डिक्टेटर का अटॉर्नी जनरल होना शायद इतनी बुरी बात नहीं है, वो तो हमारी एक तारीख है, मगर मेरे ख्याल में किसी छुपे हुए डिक्टेटर का प्रॉक्सी होना जो है और फिर उसको ना मानना, ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है। ये जो एक किस्म का शेडो जो कि जिसको कहना चाहिए पीसीओ होना रादर देन डिक्लेयर्ड पीसीओ होना। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे ये बताएं, इस वक्त जो कुछ भी हुआ, चाहे वो सोशल मीडिया पे पाबंदियाँ हो, चाहे पीटीआई के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो, या और भी जो भी अवामिल हो, तो अगर इसमें माइनस चीफ जस्टिस साहब को कर दें तो कैसे ये चीज़ें मुमकिन है। देखें, आप ये चीज़ों से आंखें बंद नहीं कर सकते। आप मौजूदा हालात में जिस तरह से चीज़ों को चला रहे हैं, ये आपके ब्रदर जजेस बोल रहे हैं, बाहर से तो बातें बाद में होगी और कई चीज़ें लोग रख के बैठे हैं जब जल्दी होंगी। लेकिन आज जैसे मंसूर अली शाह जो थे वो मुझे लगा कि वो बड़े क्लियर वो इस बात में थे कि जी दूसरों को कैसे ये मिल सकती है। माल गनीमत में जो रिजर्व सीट है उसमें जस्टिस काजी फैसा कहते थे कि टैक्स बड़ा क्लियर है। उन्होंने कहा जी टैक्स में क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पार्टीज को पढ़ने की तरफ नहीं जाते। काजी फैसा साहब लगता है प्लेइंग टू द गैलरी, उन्हें पता है लाइव चल रहा है, लोगों को तासर देते हैं। फौजी डिक्टेटर मार्शल ये दो शो ये करते हैं कि ये जो भी ये पीटीआई की तरफ से दलाइल दिए जा रहे हैं ये मार्शल के पैदावार हैं और ये डिक्टेटर्स की, और अपने आप को जमहूरी साबित करने के लिए इस तरह के, लेकिन आइन के अल्फाज पढ़ के उसके मायने नहीं तलाश करते। काजी फैसा जो है उन वकला की तरह है जो कि बार एसोसिएशनों के इलेक्शन तो लड़ते हैं लेकिन वकालत नहीं करते। हालांकि एज अ जज वो बड़े अच्छे फैसले लिखते रहे, लेकिन जब से चीफ जस्टिस बने वो लगता है किसी बार एसोसिएशन के ओहदेदार ज्यादा है और अच्छे वकील नहीं रहे। ये हुआ है कि उनको एक रेफरेंस ने काफ़ी इफेक्ट किया और उसके बाद उनको किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी नहीं बिठाया गया। 4 साल उनको एक ज्यादती तो हुई उनके साथ के। उसके बाद जब उनको मौका मिला तो जिस तरह की वो उन्होंने बदले में ज्यादती की, मतलब जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं टैक्स को देख के, वो भी बड़ी अफसोसनाक है। अब देखें ना, आज जो जनवरी 13 पे गैर ज़रूरी किसी ने बात भी नहीं की, ये बात हो चुकी है। अब ये बताएं कि जैसे अतर मिनल्ला ने जो रिकॉर्ड मांगा इलेक्शन कमीशन से, जिस पे चीफ जस्टिस काजी फैसा ने भी मज़ामत की और उन्होंने कहा कि आप बताएं जी कि कितने शिकायत इलेक्शन कमीशन को रिसीव हुई लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से 8 जनवरी के इलेक्शन से पहले, और उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया। तो ये रिकॉर्ड क्यों रेलिवेंट है आपके, आप समझते हैं जैसे अतर मिनल्ला के नज़दीक? देखें, पीटीआई का तो सारा मामला है ना कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड है, हमारे नॉमिनेशन पेपर फाड़ दिए गए, हमें आरओज़ ने इवन गिनती वाले दिन भी, और जिस तरीके से रात को आपको याद हो 11:30 बजे यहाँ फैसला होता है, आधे घंटे बाद जो है वो उनके सिंबल पहले से ही इतने लोगों के इलेक्शन कमीशन जो है वो अलाट कर देता है। देखें ना, सारा इलेक्शन काजी साहब जनवरी 13 के बाद माजरत के साथ पूरा इलेक्शन आपके गले पड़ गए। 2018 साकिब निसार के गले पड़ा, ये जो गोल्ड मेडल है आपने लिया है 2024 का, हिस्ट्री में आप दिफा करते रहे, जैसे मुनीब की तरह 2 किताबें लिख दें, उन्होंने 1 लिखी, आपने 2 लिखेंगे। बार बार आप कहते हैं जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा देते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा, कहते रहें, लेकिन लोगों को पता है। देखें, एक तरफ एक पार्टी है जो पॉपुलर है, जिसको लोग सपोर्ट करते हैं, वो बेनिफिशरी हैं, एक तरफ वो कुव्वतें हैं जिनके साथ माजी में आप थे और अब आपका राजीनामा हो गया। तो मसला ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये इस तरफ लोग इस कंटेक्स्ट में देखते हैं। लोग ये नहीं देखते कि इमरान खान जो है उसकी सोच वो क्या है। इमरान खान, लोग कहते हैं कि जो लोग उसको पसंद करते हैं, विल उनकी है कि इमरान खान को, मैं और आप, ये काजी फैसा साहब
कौन होते हैं कि जी कि लोगों को रोकें कि जी वो इमरान खान को पसंद करें या ना करें। अब ये लोगों की राय गलत है तो लोग जाने, लोग भुगतें। अच्छा, बीच में कुछ सियासी सवालात भी करते रहे हैं कि आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में क्यों गए, आप अगर इंडिपेंडेंट थे तो आप पीटीआई क्यों नहीं ज्वाइन की? क्या जजों को ऐसे सियासी सवालात करने चाहिए? वो जो एक एंकर हार्ड सीट का जिस तरह होता है ना कि वो तैयार करके होता है कि ये ऐसी चुटकुले जो है वो चीज़ों से निकाल के कि जी डिस्क्रिपेंसी ढूंढना। भाई आपके यहाँ आप एंकरों की बेइज्जती कर रहे हैं। आइन की इंटरप्रिटेशन करनी है तो मेन फीचर जो साइलेंट जो मेन चीज़ें हैं वो जमहूरियत है, आइन जमहूरियत को बचाना है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जी अब सब ज़्यादा कि जी प्लीडिंग से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, एक तरफ जब उन्होंने कहा ना जी कि पीटीआई, तो कहते हैं पीटीआई पार्टी नहीं है, आप पीटीआई का नाम क्यों लेते हैं? और जब बात हुई ना कि पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन ने किस बेस पे किए, उस पे काई साहब गुस्से में आए ना, तो उन्होंने कहा जी पीटीआई है नहीं, आप प्लीडिंग से बाहर हो रहे हैं। तो जो कल आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन को उधर सारा उसका फोकस किया, सब बगैर ये लग रहा है कि सबज़ादा साहब जो हामिद रज़ा साहब हैं, ये इनके खिलाफ तो जजमेंट लग रहा है आ रही है, जो मटेरियल इकट्ठा किया जा रहा है कि जी इन्होंने पहले ये एफिडेविट दिया, यो दिया, उस वक्त हालात नहीं देखे जा रहे और बगैर ये लग रहा है कि जो फैसला पीटीआई और इन्हीं के खिलाफ आएगा और इन्हीं की कॉन्सिक्वेंस जाएंगे। तो यानी एक बार फिर बल्ले का निशान छीना जाएगा। बिल्कुल, जो कुछ कसर रह गई थी वो भी होगी। हालांकि सुनहरी मौका था, यूनानिमस डिसीजन होता सुप्रीम कोर्ट का और कहते कि जी जिस दिन पहले दिन काजी साहब ने खुद कहा कि मेरे फैसले की इंटरप्रिटेशन गलत हुई, इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई, मैंने कहाँ लिखा था कि जी इनको आपने जो है वो रिजर्व सीट नहीं देनी। तो जब अब कोई बात करे तो वो आज किसने आज सवाल ही नहीं किया काजी साहब ने इलेक्शन कमीशन से कि आपने मेरे फैसले की क्यों गलत इंटरप्रिटेशन की? हैरान हूँ कि इलेक्शन कमीशन का वो क्यों इतना ज़्यादा, क्या वजह है, क्यों वो इतने ज़्यादा इलेक्शन कमीशन को जब मुश्किल में आता है तो उसको दिफा कर रहे हैं? वजह क्या है, मुझे तो कोई समझ नहीं। कि जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी दलाइल दे रहे थे और इवन के मखदूम अली खान भी दलाइल दे रहे थे, तो कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहते थे काजी फ़ाइज़ा। अब जब इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल दे रहे हैं तो इलेक्शन काजी फ़ाइज़ा साहब जो है दूसरे जजों को सवाल पूछने से भी रोक रहे हैं, खुद तो पूछ ही नहीं रहे। कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा कहें कि मेरी तो आपने सारी लेगेसी तबाह की जनवरी 13 की इंटरप्रिटेशन गलत करके। चले मैं सो मोटो नहीं ले सकता, मैं कंजर्वेटिव जज हूँ, आज उन्होंने ये भी कह दिया। हालांकि कंजर्वेटिव जज हैं, सहाफ़ियों को बुला इधर आप भी थे उसमें, सो मोटो ले लिया, इधर कन्वेंशन सेंटर में इमरान खान ने तकरीर की, सो मोटो ले लिया, किसी ने व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट भेजे, वो कंजर्वेटिव है, वो कंजर्वेटिव जज हैं। और जो भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ा करते रहे अब कंजर्वेटिव हैं। तो कंजर्वेटिव जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा हैं वो कहते हैं कि जी मैंने टैक्स को देखना है, मैंने टैक्स से बाहर नहीं जाना। और आज जो है वो यही बात हो रही थी कि जो पीटीआई बैक कैंडिडेट का उन्होंने कहा जी यहाँ जिक्र क्यों होता है, पीटीआई हमारे सामने है ही नहीं। तो अब ये है नहीं, 187 मर्जी होती है तो कंप्लीट जस्टिस करने चल पड़ते हैं, कोई भी इशू सामने ले आते हैं। मर्जी होती है तो इलेक्शन कमीशन को भी तलब कर लेते हैं, फिर कहते हैं इलेक्शन कमीशन की बड़ी इज्जत है, वो आईनी इदारा है। मैं कह रहा हूँ लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ये जब नहीं हो रहे थे पीटीआई गवर्नमेंट में, तो चीफ इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबरान को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने तलब किया। हाँ। और जो ये जो लॉ अफसरों के साथ जो कुछ ग्रिलिंग होती थी और जो भी सारी चीज़ें, देखें ये सब उन लोगों को बताएं जो ना जानते हो। अच्छा, अब ये बताएं कि जैसे कौन कौन से ऐसे जजेस हैं जो आपके नज़दीक आपको लग रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अगर सीटें ना भी नहीं मिली तो वो सीटें कम से कम दूसरे लोगों की तरफ नहीं जाएंगी, उनके राय में? देखें इस वक्त जो बाज़ाहिर ये लग रहा है कि 5 बड़े क्लियर हैं जजेस, 3 स्विंग वोट लग रहे हैं। और जैसे याहिया अफरीदी आपने देखा होगा कि आखिरी जब ब्रेक के बाद उन्होंने नोट लेने शुरू कर दिए, एक एक चीज़ को नोट कर रहे, तो बाज़ाहिर ये लगा कि उनको भी महसूस हो रहा है कि सारी गेम मेरे पे आनी है, कहीं 6-6 ना हो जाए। जो है वो अगर 6-6 का बाज़ाहिर ये लग रहा है, जिस तरह रिमार्क्स आ रहे हैं, जो और भी लोगों की कैलकुलेशन है, किसी की हम ख्याल हैं, कोई वैसे भी दिल में भी करके भी नहीं कर सकते कि जिस तरह आप कोई बात करेंगे तो मैं आपको ना भी नहीं कर सकता, तो सीनियरिटी की वजह से। मतलब तो इनमें ऐसे जजेस भी हैं जो सिर्फ दस्तखती ग्रुप उन्हें कह सकते हैं, जो सिर्फ दस्तखत करते हैं। मतलब है ये है कि अगर जैसे काजी फ़ाइज़ा अगर हेड ना कर रहे होते ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यूनानिमस फैसला होता, कम से कम ये माले गनीमत वापस। तो आप ये समझ रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने जो फुल कोर्ट बनाई है और ख़ुद फुल कोर्ट में छलांग मार के आ गए, ये वैसी ही छलांग थी जो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने लगाई थी वो अरशद मलिक की वीडियो वाले केस में, और कहा था कि वीडियो एविडेंस को इस तरह पेश किया जा सकता है और इस तरह नहीं पेश किया जा सकता। याद है आपको वो फैसला भी? बिल्कुल, ये सारी वो चीज़ें हो रही हैं।
और उन जजेस को क्रिटिसाइज, वो तो एक इंडिविजुअल मैटर था। यहाँ तो मुल्क की जमहूरियत दाव पे लगी हुई है। वो तो एक अरशद मलिक का चलें, वो एक शरीफ फैमिली या वो उसके साथ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर था। यहाँ भी वही हो रहा है। तो अब ये है कि ये जजेस जो हैं, एक एक जज देखें, तारीख इनको याद रखेगी कि कौन जमहूरियत के साथ खड़ा है और कौन, ये जनवरी 13 में गलती हुई है इलेक्शन कमीशन से, आपसे, जिससे आप हल करें, नहीं करेंगे तो फिर जो है वो तारीख इतनी तलख है। वो एक एक जज को जो है अभी तक अजमत सईद शेख, आसिफ सईद खोसा, साकिब निसार, उनको जो है वो क्वेश्चन किया जाता है। कोई पब्लिक फेस नहीं, पब्लिक फेस नहीं है। आप उनको, बल्कि आप दे रहे हैं, अब जस्टिस काजी फैसला उनको दे रहे हैं कि वो कहते हैं हमने ये तो नहीं किया था ना, हमने पूरी पार्टी को तो वाइप आउट नहीं किया था, हमने 2-3 को फारिग किया, ये किया, वो किया। यहाँ तो ये हो रहा है। लोग देखें, आप सियासी लोगों, तो साकिब निसार प्लस आ गए। देखें, बात ये है कि सियासी लोगों से लड़ेंगे ना। अब आप कहते हैं जी वो सियासी नहीं है, उनकी सोच ऐसी है। भाई लोग, अब जो भी है, लोग उनको मान रहे हैं, आप कह रहे हैं उनकी सोच ऐसी। अब सोच से हज़ार इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप जो बात है उसको माने। अब इलेक्शन कमीशन के मामले में जितना डिफेंसिव नजर आ रहे हैं जैसे काजी फैसला, इसकी वजह मुझे नहीं समझ आ रही। वजह मेरे ख्याल में 13 जनवरी का फैसला ही है। अगर मखसूस नशिस्तों के हवाले से वो कोई और फैसला करते हैं तो फिर अपने ही उस फैसले पे वो खुद ही सवाल उठाएंगे। तो इसलिए जो आज उनका जज्बातीपन था और वो जज्बाती रद्द अमल था 13 जनवरी के फैसले के हवाले से, उससे तो आज माइंड शो कर दिया है काजी फैसला ने कि वो न सिर्फ ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं देंगे, बल्कि उनकी जेब काट के वो नशिस्तें जो हैं वो PMLN और पीपल पार्टी की जेब में डाली जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और फिर उसके बाद आईनी तरमीम होगी। और आईनी तरमीम में आज ऐसी ऐसी बातें पता चली कि ये भी हो रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए सीनियरिटी का ख़त्म कर रहे हैं प्रिंसिपल। यानी ये जो जज बीच में है ना, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकते, उनको भी है कि भाई ये है तो फिर आप फेवरेट होंगे चीफ जस्टिस। मतलब है ये हड्डी डालने का अख्तियार जो है हुकूमत के पास वापस सब कुछ हो जाएगा। देखें, ये ना अब कानून की जंग है, ना आइन की जंग है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जंग है बस। और ये अब जुडिशल पॉलिटिक्स में इसमें इन्वॉल्व हो गई है। इसमें जजेस की जो है ना, आगे आपने किसी ने इक़्तिदार बढ़ाना है, किसी ने कम करना है, किसी का होना है। इस कंटेक्स्ट में आप देखें और इसी से चीज़ों को देखा जाएगा, बाकी ये चीज़ें अब इरेलेवेंट होगी। बहुत शुक्रिया असनात मलिक। बात यह है कि आज से तकरीबन 45 साल पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साबिक़ वज़ीर आज़म का अदालती कत्ल हुआ और 45 साल बाद जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फेयर ट्रायल नहीं था। मगर आज सिर्फ किसी सियासतदान का नहीं, लगता यह है कि बड़ी सियासी जमात का अदालती कत्ल होने जा रहा है। जिस तरीके के फ़ैसले आ रहे हैं और जिस तरीके से जजेस अपने माजी के फ़ैसलों का एक वकील बन के बेंच पे बैठ के दिफा कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि एक और अदालती कत्ल होने जा रहा है। एक बार फिर बल्ले का निशान जो है PTI से छीना जाएगा और ये भी लग रहा है कि पार्टी से बल्ले का निशान छीनने वाली जो पार्टी है उसका अपना जो तराजू का निशान है वो भी लोगों की नज़रों में छिन जाएगा। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। जाते जाते आपको हम सुनाते हैं वो गुफ्तगू जो चीफ जस्टिस काजी फैसला ने 13 जनवरी के अपने फैसले का भरपूर दिफा करते हुए बतौर चीफ जस्टिस आज के कमरे अदालत में की। और उसके बाद फिर जो जस्टिस अतमन अल्लाह ने PTI के साथ 8 जनवरी से पहले होने वाले वाक़यात के हवाले से बात की, वो भी इस गुफ्तगू का हिस्सा है। तो आपको दिखाते हैं वो गुफ्तगू। MJ TV की तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। You are the election commission. You want to encourage political parties. Here is a very unusual situation where a political party cannot give that election symbol. Cannot. Why? Because of the judgment of the Supreme Court. I think that you have वकील हैं, आप I think you had sufficient power to do something about it. आप उनसे बात Kindly read take instructions. Kindly read section 240 of your act. हाँ जी, ये तो रूल्स हैं। अच्छा, मुझे एक्ट बता दो। Mr. Sikandar Saab, repeatedly judgment of the Supreme Court, it makes it sound that there's no law. Where's my act? It refers to, I said, if we are going to refer to the judgment, then let's read something from the judgment. मैं वैसे It refers to a law. Yes. It was about not holding of intra-party elections. I thought I had the एक privilege से of ठहर तो जाइए ना, इंटर पार्टी इलेक्शंस की बात हो रही है, ठीक है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस थिंग्स may happen or may not happen. Now the election, I was going to ask you, were ever inter-party elections held?
not to the ECP's knowledge since the judgment, sir? Yes. Not नॉलेज क्या आपको बाकायदा वो फॉर्म शॉर्म करना होता है ना। तो ये वो काम तो नहीं करेंगे, इलेक्शन नहीं कराना है। जमहूरियत की जरूर बात करना है, मगर अपनी पार्टी में इलेक्शन नहीं कराना है। वो बाहर वाले तो नहीं आके लड़ेंगे ना, अंदर वाले ही लड़ेंगे ना इलेक्शन। तो पीपल्स पार्टी वाला, मुस्लिम लीग वाला तो नहीं लड़ सकते इलेक्शन, और इवन जनरल पब्लिक, यू कैन ओनली दोज विल कंटेस्ट हु आर मेंबर्स ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। सो इट इज perpetually being said, and I take sort of exception to it. Either a reference should be made to the judgment where it says this. It relies upon the law which the Supreme Court does not enact. The law stands till today. it was enacted by the same political party. वो ठीक है, आपने उसका ओपनिंग देख लें। वो तो कह रहे थे 3 साल, हामिद खान साहब की तकरीर से हमने कोट किया है ओपनिंग जजमेंट में। उन्होंने कहा था 5 साल, पता नहीं क्या 3 साल बाद इलेक्शंस होना चाहिए। वो दूसरी पार्टीज ने कहा नहीं, उन्होंने कहा 3 साल होना, उन्होंने कहा जी 5 साल होना चाहिए। ठीक है, अब वो सारी चीजें आप नजरअंदाज करते हैं और बैठ पे चलने लगे हैं, तो फिर इन अदर वर्ड्स इफ एंड इवन आई वोंट इवन एक्सेप्ट if first of all a man should not use the term barrister with his name because it's violation of the UK law. You are an ASC or you're an advocate, you're not enrolled. ठहर जाइए ना, पूरी बात सुन लीजिए ना। ठीक है, तो अब ये जो एक पिटीशन उन्होंने फाइल किया उसमें लिखा था चेयरमैन इज इमरान खान। ठीक है, ये सारी बातों का वजाहत है। हमारा काम नहीं है देखने के लिए कौन किसको इलेक्ट करता है। 91 पोस्ट थी PTI में, वो सारी बातें आपको बात करना है जजमेंट की, पढ़ के बात करें। और ये पैराग्राफ का जिक्र करें, वो पैराग्राफ 91 में से सारी अनअपोज आए हैं। 91 में से एक ने उनकी 50,000 रुपए टिकट फीस थी नहीं जमा की। सारी बातों का तस्करा हुआ है। भाई हम आपको कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि मुझे 1 साल दे दीजिए, मैं इलेक्शन कर रहा हूं। कब आप ये खत लिख रहे हो? जब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। अब तो आप उनके शायद दुश्मन हो गए, उस वक्त आपने आपकी भी फराख दिली देखिए, आप पूरे एक सेकंड ठहर जाइए, फराख दिली देखिए, आपने भी 1 साल दे दिया। जब ये बातें ऐसे तरीके से, सॉरी टू से, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इट्स अ जजमेंट। इफ समवन हैज रिजर्वेशंस अबाउट द जजमेंट, दैट्स अनदर थिंग। और कोट फ्रॉम द जजमेंट वेयर समथिंग इज सेड, जजमेंट डिड इट, forgetting the law part of it. But there is the law of Pakistan which has been mentioned in the judgment. आपको कौन रोक रहा है भाई? आज करा लो इलेक्शन, उसके बाद वक्त इलेक्शन करा लेते। I don't understand why this adamancy not to hold an election in your party. भाई ठीक है, आप कर दें इलेक्शन। अब उसमें क्या रिव्यू विल नॉट चेंज द फैक्ट दैट इलेक्शंस हैव टू बी हेल्ड और नॉट हेल्ड? आई डोंट अंडरस्टैंड। The fact is, all that is become, इलेक्शन क्या लाजमी नहीं है? या तो कह दें आगे पिटीशन फाइल कर दें हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। इसी को जमहूरियत कहते हैं, डेमोक्रेसी इन योर हाउस, डेमोक्रेसी आउटसाइड द वर्ल्ड। अब हमारे यहाँ भी हमने जमहूरियत के तकाजे अडॉप्ट कर लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से। हम भी कह रहे छोड़ो भाई, एक मैं हूँ, आई एम ऑल इन ऑल। भाई जमहूरियत का तकाजा था ना कि नहीं 3 मेंबर कमेटी बन जाए। सो ये देखें या करें कि बार बार आप लश्करा कर रहे हैं, मैं नहीं करना चाह रहा था। मुझे आप मजबूर हो रहे हैं। प्लीज आप डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट। आप अपने जो आपकी सबमिशंस हैं प्लीज उसको, प्लीज फॉर्मुलेशंस ही नहीं खत्म की, आप प्लीज कर लेना। स्टे इन अ बबल। जी सर, अगर आप प्लेस ऑन रिकॉर्ड ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस, what nature of complaints you had received, particularly of level playing fields, and what probes were made, and were they made accountable or not, so that we can view this matter my in lord, a shall I keep context. that as a direction of the court and I'll file it? But I have no. I didn't hear it. My lord, I have been asked to file all complaints received before, during and after the election by the ECP, along with a report on what actions we took on those reports. I think that's not part of these proceedings. I mean, it's a full court. We don't want to go on endlessly. I think I have a question. On the 13th तक उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया PTI। 13th को इस कोर्ट की जजमेंट आ गई। Is that correct? 13th की है जजमेंट। Now they had no other option. उन्होंने PTI N के, now there is something which is publicly known to everyone. There was a controversy that PTI N
chaps were kidnapped, allegedly. My lord, I have no knowledge of this controversy. It's not on the record. It's not been pleaded. Please will you let me complete? Please will you let me As the complete? Honorable Chief Justice Please submitted, will you my let lord, me? it is not what I know. Please It is will- what I can prove through Please record. will you let me complete? And I am now taking refuge Please- in Mr. Justice Yahya Afridi's Please will guidance you- to me please will that, my you lord, let me- I will answer मेरा question- questions which are direct. You see, but at least Question listen सुन to ले. the question. You are representing a constitutional body vested with the duty to conduct elections honestly, fairly. बिल्कुल किए हैं। And अब सुन लेना जरा मेरा सवाल कंप्लीट होने दे। ठीक है जी। Why do you become? You are representing the election commission. You can't I know, be I'm constantly adversarial. reminded of Now, that, Jay. why have I asked you this question? That controversy had arisen. There were press conferences. The entire Pakistan saw that. Did the election commission, in accordance with its duty, inquire why it had happened, or was it not its duty? My lord, I will take the formulation which I just learned with utmost respect and not answer. I am not obliged to answer that question. It's a theoretical question. And I am not aware of the facts which I would need to be aware of in order to be able to answer that. 99. And nothing Any application? which substantiates the facts in my lord's question is on record. And finally, just as a side, as a citizen of this country, I didn't see any press conference personally, for instance.